हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट 2 ऑफ रीबर्थ फॉर माई रिवेंज। इस कहानी के ऑथर का नाम मिस सारा है। अब आगे। अदनान ने सनम को अपने कार के डिग्गी में बंद कर दिया था। सनम का थप्पड़ के वजह से कोई भी होश नहीं था, उसके होठों से खून निकल रहे थे और आंखों के सामने अभी अंधेरा। डिग्गी में बंद करने की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वह अपनी बची हुई शक्तियों से अपना हाथ कार के दरवाजे पर हल्का मारते हुए वह अदनान से रिक्वेस्ट करने लगी, वो इस डिग्गी को खोल दे, उसे घुटन हो रही है। पर अदनान ने ऐसा नहीं किया। पर अदनान सनम के इन सारी बातों की परवाह किए बिना ही डिग्गी पर ही बैठे अपने सिगरेट को जलाए पीने लगा था। सनम लगातार कार के अंदर से अपना हाथ मारे जा रही थी। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगा था। वजह था ऑक्सीजन ना मिलाना और डिग्गी जैसी बंद जगह रहना। अचानक कार को डिग्गी खुल गया। सनम ने एकदम से उसने एक लंबी सांस खींची और अपनी हल्की खुली आंखों से ऊपर देखने लगी, जहां उसे अदनान नजर आया। उसने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर सनम को बाहर निकलना चाहा और कहने लगा, दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम्हें अच्छे से पता है सनम, ये दुनिया लोग यूं ही कहते हैं बड़ी है, पर जितना मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जहाँ भी जाओगी मैं ही मिलूंगा। तुम्हें पता है मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें खोना नहीं है। आई एम सॉरी सनम, गुस्सा तुमने दिलाया, वजह भी तुम ही हो इसके लिए। बाहर आ जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे एक बार जब गुस्सा आ जाता है। कहते हुए अदनान बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाए सनम को कार से बाहर निकालने चाहा। सनम ने गुस्से से अदनान के हाथों को पकड़कर पूरे गुस्से में ही उसने अपने दांतों को हिला दिया। अदनान जोर से चीखते हुए अपने हाथों को छुड़ाए पीछे जाकर देखने लगा, जहां से सनम के दांत काटने की वजह से खून निकल रहा था। सनम खुद को संभाले डिग्गी से बाहर आ गई। सनम का पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था। थप्पड़ से उसकी होठों से खून निकल रहा था। गुस्से में सनम इस वक्त ऐसा लग रहा था वह अदनान की जान ले लेगी। वह इसी गुस्से में अदनान की तरफ बढ़ी। अदनान अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए एक स्माइल करने लगा। इस तरह अदनान को स्माइल करता हुआ देख सनम अपनी जगह पर थम गई। अदनान अपना दूसरा हाथ दिखाते हुए, ठीक है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आखिरकार मैंने गुस्से वाला काम भी तो किया है। मेरी तरफ देखो जान, लुक एट मी। कहते हुए अदनान वह सनम की तरफ बढ़कर उसने सनम के चेहरे को अपने हाथों थाम लिया और अपना अंगूठा सनम के होंठों पर फेरने लगा, जहां से खून निकल रहा है। अदनान सनम के खून साफ करने लगा। सनम अदनान के इस मैनिपुलेटिंग गेम को देख रही थी। ये इंसान। सनम गुस्से के साथ ही उसने अपना चेहरा अदनान से छुड़ाना शुरू कर दिया। अदनान अपना दूसरा हाथ दिखाते हुए काफ़ी नरमी के साथ, हम जान कोई बात नहीं, तुम इस पर अपना गुस्सा निकाल सकती हो, तुम्हें पता है ना, मैं बस डैड को दिखाना चाहता हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है, तुमसे प्यार, मैं तुम्हें कैसे खो दूँ। कहते हुए अदनान बिल्कुल किसी पागल की तरह लग रहा था। उसके आंखों में एक जुनून साफ था। वो सनम के फहद पर किस करना चाहा। गुस्से से लाल हुई सनम ने तुरंत ही अपना पैर अदनान के पैरों के बीच मार दिया। अदनान ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ अपने प्राइवेट पार्ट के आगे रखकर दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिरा पड़ा। सनम अपने चेहरे पर से अपने आई बालों को हटाते हुए अपनी उंगली दिखाकर अदनान से, प्यार में केयर की जाती है, उसे चोट नहीं पहुंचाया जाता, उसके फैसले की कदर की जाती है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया जाता। अदनान, जितने गिरे हुए तुम हो, तुम्हारी बातें भी उतना ही ज़्यादा गिरी हुई है। मेरे साथ दोबारा ये करने की गलती भी की तो तुम्हें जान से मार दूंगी। आज से हमारे बीच जो भी था मैं उसे ख़त्म करती हूँ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा ये मासूमियत के पीछे के शैतान को देख लिए हैं मैंने। कहते हुए सनम नफ़रत के साथ ही अदनान को देखने लगी। अदनान दर्द में चीखते हुए सनम से, ओ गुस्सा करना अच्छी बात है जान, इतना भी क्या गुस्सा था कि तुमने हमारे आने वाले खानदान पर वार कर दिया। उफ, हमारे बच्चे कितनी जोर से लगी है। कहते हुए अदनान अपने हाथों को हटाए दर्द से खड़े होने की कोशिश करने लगा। अदनान की बातें सुनकर सनम का गुस्से से चेहरा लाल होता जा रहा था। उसका जी चाह रहा था वो वही एक पत्थर उठाए अदनान के सर पर दे मारे। ये वही अदनान बच्चे की बात कर रहा है जिसने सनम के पेट पर बेरहमी से लात मारा था। सनम ने बस पानी आंखें बंद कर ली, पर वो अदनान को जानती थीं कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो बस वहाँ से निकलना ही ठीक समझा।
अदनान ये देख जोर चीखते हुए, कल हम कैंटीन में मिलेंगे जान, ये अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा अंसारी। सनम अदनान के किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर ही भागते हुए अपने आंसू पोंछ सिद्दीकी हाउस के अंदर चली गई, जहां उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां पूरी फैमिली रात के डिनर के लिए टेबल पर बैठी हुई थी। सनम की नज़र सनम के चाचू और उसकी चाची के साथ उसके कज़न पर पड़ी, जो उसे देखकर उन्होंने अपनी भावे चढ़ा ली। सिद्रा सनम को कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। सनम को समझते देर न लगी, वो रात के इस वक्त जरूरी किसी कॉलेज के लड़के के साथ या कहीं पार्टी में होगी। सनम को ऐसे आता हुआ देख उसकी आंटी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उंगली से इशारा करते हुए, लो आ गई आपकी शहजादी साहिबा, देख लिया आपने, रात की इस वक्त ना जाने कहाँ से आ रही है। आपने तो इसे ऑफिस का कोई काम दिया था ना, पूरा शहर घूम लिया होगा, आपके पैसों से लगता है दिन अभी बाहर से करके आए हैं। क्या इसे ज़रा फिक्र थी कि आपने खाया है भी या नहीं। सनम अपनी आंटी को देखते ही उसने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया। यही औरत जो सनम की सारी खुशियां निगल गई। उससे कहीं ज़्यादा अफसोस तो सनम को अपने अंकल को देखकर हो रही थी, जो अपने हाथों से सनम के आंटी को चुप रहने का इशारा किए जा रहे थे, और अपने कुर्सी से उठकर आकर सनम से, सनम कहाँ थी पूरा दिन, आपको याद नहीं घर की खाने की लिस्ट बनाना और ब्रेकफास्ट डिनर ये सब कुछ सर्वेंट को ऑर्डर्स देना कि क्या बनेगा, पूरी फैमिली की पसंद का ध्यान रखना अपना आपका काम है। तभी सनम की चाची बीच में आकर कहते हुए, जी काम नहीं गुलामी है, इसकी गुलामी, बोल दीजिए ये अपने कमरे में चली जाए, आज इसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और क्यों कहा आपने यह ऑर्डर देगी सर्वेंट को, ये भी उन नौकरों में से एक है। एक तो इस महंगाई के ज़माने में किसी को 2 रुपये देना भी लोगों को मंजूर नहीं, हम तो इसका खर्चा उठा रहे हैं, ये हमारी फैमिली मेंबर्स में से नहीं है। मैं बोल देती हूँ सिद्दीकी साहब, खबरदार जो आपने इसे फैमिली मेंबर कहा। सनम की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भरी हुई थी। वह अपने कांपते हुए हाथों को अपने दूसरे हाथों से संभाल रही थी कि तभी उसने अपनी नज़रों को उठाया और अपनी चाची की आंखों में देखते हुए, मैं इस घर की नौकर नहीं हूं और आप मेरे खर्चे नहीं उठा रही है। मैं ऑफिस में इंटर्न की हैसियत से काम करती हूं, उसके बाद कॉलेज की कैंटीन में भी कॉलेज की फीस से लेकर अपने खर्चे तक मैं खुद अपने पैसों से देती हूं। अंकल क्यों है ना, बोल दीजिए आंटी से आइंदा मुझे ये ना बताया करें कि यह मुझ पर कितने खर्च कर रही। ये सुनते ही सनम की आंटी की आंखें पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो गई। वह तुरंत ही गुस्से के साथ सनम की तरफ बढ़ी थी कि सनम के अंकल उसके बीच में आकर सनम की तरफ, बस बहुत हो गई बातें, भूख लगी है मुझे, चलो आज आप सब डाइनिंग टेबल पर और आप प्लीज़ खुदा के वास्ते चुप हो जाए बेगम साहिबा। सनम की आंटी गुस्से से वहां से उन्होंने फ्लावर पॉट ज़मीन पर पटक दिया और सनम को देखते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस नौकर के साथ में डिनर नहीं करूंगी, इसकी इतनी हैसियत कि यह मुझे अपनी आंखें दिखाएगी और आप ये सब कुछ सामने से देख रहे हैं। यह मुझसे जबान लड़ा रही है, दोस्त दिखा रही है कि यह जॉब करके अपने खर्चे निकालती है। अरे मर गई होती है अगर हमने इसे पाला नहीं होता, काश हमने इसका गला उसी दिन दबा दिया होता जिस दिन जिसके माँ बाप हमारे माथे मत कर गए थे और न जाने कहाँ जाकर मर गए। ये सब सुनकर सनम की उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से अपने कमरे की तरफ भागने लगी, जहाँ से सर्वेंट एरिया की तरफ एक छोटा सा कमरा सनम का था। वह फैमिली मेंबर थी पर उसे घर में सर्वेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं माना जाता था। सनम गुस्से के साथ ही अपने उस छोटे से रूम में जाकर बैठ गई, जहां एक बेड और एक छोटा सा टेबल और दूसरी तरफ एक अलमारी था। वह पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसका जी कर रहा था वह भी अभी जाए और अपनी आंटी से जाकर बोले, पर वह क्या जवाब देती। समझाया इंसानों को जाता है, जब किसी इंसान के अंदर शैतान वाले जज्बात आ जाए तो वह खुद को खुदा ही मानता है, औरों को पैरों की धूल। सनम अपने आंसुओं को पूछ रही थी, उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, क्यों उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए, क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं की थी और सनम को पाल सके, इससे अच्छा तो उन्होंने सनम का गला ही दबा दिया होता। उसके माँ बाप तो जिंदा है, पर यह सवाल अगर उसने अपनी आंटी से किया तो ये लोग कभी नहीं बताएंगे उसके मॉम डैड कहाँ है। सनम अपनी आंसुओं को पूछते हुए वह अपने हाथ को देखने लगी, जिस पर घड़ी चलने लगी थी। सनम तुरंत जाकर उसने कैलेंडर देखना शुरू किया और अपनी सांसें खींचकर, आज 10 अगस्त है, ठीक 15 दिन बाद अदनान और मेरी शादी हुई थी और उसी दिन अबीर की मौत, मुझे अबीर को मरने से बचाना है
और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मौका मिला है। मैं अदनान से शादी नहीं करूंगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अदनान मुझसे शादी ना करके डायरेक्ट सिद्रा से शादी कर ले। हाँ ये ठीक होगा और मुझे अपने मॉम डैड को ढूंढना होगा, एक बार वह मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। सनम गुस्से से चीखते हुए, अब कौन मर गया है, मुझे अकेले रहना है, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मैं घर की नौकर हूँ, नौकरों को खाने के लिए नहीं पूछा जाता, जो भी है दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला, उसके अंकल अंदर आ गए। वह तुरंत ही सनम के बेड पर बैठकर उन्होंने अपने हाथों का प्लेट साइड में रख दिया और स्माइल करते हुए, लगता है कोई नाराज हो गया है क्या, किसी को चॉकलेट चाहिए। ये देखकर सनम अपनी ही जगह थम सी गई। अब तक सनम को समझ में आ गया था ये दुनिया कितनी ज़्यादा मतलबी है। इसके अंकल जो इसके साथ रहते थे और मौके पर उन्होंने भी सनम का साथ नहीं दिया था। उनका मुस्कुराना सनम के दिल में आग लग रहा था। वह एक स्माइल करते हुए अपने अंकल से बोल पड़ी, आपको कुछ चाहिए अंकल? सनम के अंकल खाना की तरफ इशारा करते हुए, आओ साथ में डिनर कर लेते, और वैसे भी तुम्हारी आंटी बहुत बोलती है, मेरे तो कान में दर्द हो गए इसलिए सोचा तुम्हारे साथ ही डिनर कर लूँ, आ जाओ बच्चा। ये देखकर सनम अपने अंकल को देखने लगी और ना चाहते हुए भी बेड पर बैठ गई। सनम के अंकल उससे कहने लगे, आज का प्रोजेक्ट चेक किया ऑफिस का, हमें क्लाइंट से मिलना था, तुम उनसे मिलने गई थी ना, क्या हुआ? सनम के अंकल के ये कहते ही सनम को विध्वंस की बातें याद आई कि बोल देना अपने अंकल से सनम का इस तरह से किस करके उसे खुश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सनम को समझते देर ना लगी। सनम के अंकल का प्रोजेक्ट सिंघानिया ग्रुप के साथ था और इसी बारे में विध्वंस ने सनम से कहा था। सनम वह कुछ सोचते हुए अपने अंकल से कहने लगी, मैं कल से देख लूंगी। सनम याद करने की कोशिश करने लगे 4 साल पहले उसने कौन सा प्रोजेक्ट सिंघानिया ग्रुप के साथ किया था। तभी सनम के अंकल उन्होंने खाने के निवाले को सनम के मुंह में डाल दिया और उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगे और बोल पड़े, बहुत प्यारी बच्ची हो सनम, वैसे ही जैसे सारे पेरेंट्स को चाहिए होती है, तुम बहुत मेहनत करती हो और तुम सर्वेंट नहीं हो, मेरी बेटी हो, सिद्र के जैसी, ना जाने वह कहाँ है। कहते हुए उसके अंकल सनम के सर से हाथ हटाते हुए कैमरे से गुड नाइट बोलकर चले गए। उनके वहां से जाते ही सनम अपने आंखों को बंद कर लिया और याद करने की कोशिश करने लगी उसके साथ 4 साल पहले क्या क्या हुआ था। उसके लिए ये सब कुछ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। सनम खुद से बड़बड़ाते हुए, और यही वह प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने अबीर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर अदनान को भी ये प्रोजेक्ट चाहिए था, ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में? कहते हुए सनम अपने रूम में कुछ ढूंढने लगी थी। दूसरी तरफ सिंघानिया फार्म हाउस पर लाउड म्यूजिक की आवाज़ साफ आ रही थी। वहां का चारों तरफ का एरिया रंग बिरंगे बत्तियों से जगमगा रहा था, जहां बहुत सारे लड़के शर्ट लेस होकर डांस कर रहे थे, साथ में वही छोटी ड्रेस में लड़कियां भी नशे में डीजे की म्यूजिक पर थिरक रही थी। वहीं पास के स्विमिंग पूल में कुछ लड़के स्विम रहे थे। स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ कोई बेड पर लेटा हुआ था जिसके ऊपर एक लड़की बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह अपना हाथ उसके चेस्ट पर फेरते हुए उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी और अपने नशीली आवाज में बोले जा रही थी, कम ओ कॉमन अबीर भूल जाओ, उस सनम को मुझे देखो, आई वॉन्ट यू, किस मी बेबी। कहते हुए वो लड़की नशे में अबीर के होठों की तरफ गई। अबीर का पूरा चेहरा जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। ग्रे रंग मस्कुलर बॉडी, चेहरा का कट बिल्कुल शार्प, भूरी आंखें जो इस वक्त नशे में डूबी हुई थी उससे कहीं ज्यादा गुस्से में, जो उसे एक कातिल बना रहा था। अबीर ने उस लड़की को बड़ी बेरुखी से धक्का दे दिया और चीखते हुए, नो आई कैन टी फॉरगेट हर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, खुद को समझती क्या है? अबीर सिंघानिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मुझे थप्पड़ मारा, छोड़ूंगा नहीं मैं, उस सनम सिद्दीकी को मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। अब देखो अबीर सिंघानिया तुम्हारे साथ क्या करता है। सुबह का वक्त, सनम की आंखें एकदम से खुल गई जब उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें पड़ी। सनम झटके के साथ ही उठकर बैठ गई। वह पूरे गार्डन एरिया को देखने लगी थी। रात के उसके कमरे में अचानक से लाइट कट गई थी। गर्मी की वजह से सनम वहां गार्डन में आकर सो गई थी। वो अच्छे से जानती थी उसके रूम का लाइट को कट करने वाला कौन था। सनम अपने हाथों को अपने नोज के पास ले जाकर पानी को स्मेल करने लगी। पानी से एक अजीब तरह की गंदी स्मेल आ रही थी।
सनम झटके के साथ ही उसने अपने हाथों को अपने नोज के पास से हटाकर ऊपर देखने लगी, जहां सिद्रा खड़ी हंस रही थी। उसके बाल आगे के लटके हुए थे। उसने ब्लैक पार्टी वेयर ड्रेस पहन रखी थी, हाथों में एक घड़ी को अपने दोनों हाथ से क्लैपिंग करते हुए। गुड मॉर्निंग गार्बेज, लगता है तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना, कहीं डर तो नहीं गई अबीर से? वैसे डरना भी चाहिए, जो तुमने किया है। वैसे ही असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी अच्छा बनाया है तुमने, बस फ़र्क इतना होगा ये कॉलेज में तुम्हारे नेम से नहीं मेरे नेम से जमा होगा। अपने लिए नया बना लो गार्बेज, ये कचरे का पानी मेरी तरफ से गिफ्ट। कहते हुए सिद्रा सनम को चिढ़ाते हुए उसने अपने रूम के बालकनी के दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। सनम भागकर तुरंत ही अपने रूम के वॉशरूम में आकर उसने सवार शुरू कर दिया और खुद को जल्दी जल्दी साफ किए जा रही थी। वह गुस्से से बड़बड़ाते हुए, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सिद्रा, और क्या मुझे फिर से पढ़ना होगा, फिर से पढ़ाई शुरू करनी होगी, फिर से अपना कॉलेज का असाइनमेंट, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट वर्क, ये सब कुछ मुझे वापस से नहीं बनाना। इतनी मुश्किल से मैंने कॉलेज कंप्लीट की थी, और जब लाइफ में ज़रूरत पड़ी तो ये कुछ भी काम नहीं आया। ओ खुदाया, मुझे फिर से नहीं पढ़ना, मुझे नहीं बनाने कोई भी असाइनमेंट, क्या फिर से ये सब कुछ करना होगा? कहते हुए सनम ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों को देख रही थी कि रूम में नोक हुआ। बाहर आ जाए महारानी साहिबा, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, अब बाहर आ भी जाओ। सनम यह आवाज़ सुनते ही उसके होठों पर एक स्माइल तैरने लगी। उसने झटके साथ ही दरवाजे को खोल दिया और अपने हाथों को फैलाए। नूर नूर अपनी नाक को बंद करते हुए, सनम से खुद को दूर करते हुए, ये गंदी बदबू समझ गई है जरूर, सुबह सुबह सिड्रा नेम को वायरस ने फैलाया है। एक काम कर तू, अब तू रेडी हो जा, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना क्या? एक तो तूने बवाल मचा दिया है कॉलेज में, क्या ज़रूरत थी उस डेविल को थप्पड़ मारने की? तुम मना भी तो कर सकती थी कि तुझे उसकी दोस्ती नहीं चाहिए। अब तुझे पता भी है पूरा कॉलेज तेरे पीछे, तेरी मनहूसियत की तरफ पीछे लग गया है। जगह जगह तेरे बैनर लगा दिए गए हैं, वह भी क्रॉस के निशान में। सनम सिद्दीकी तो गई। ये सुनकर सनम, वह बस अपनी बचपन की दोस्त नूर को भूले जा रहे थे। वह उसे गले लगाना चाहती थी पर नहीं लगा सकती थी। वह उसकी बकबक भरी बातें सुनती जा रही थी। अचानक से नूर का फॉरेन शिफ्ट हो जाना, शादी के बाद उसके बाद उसका एक्सीडेंट में डेथ होना जाना। आज अपने सामने नूर को जिंदा देखकर सनम ने आकर उसने नूर को ऐसे ही हग लगा लिया और कहने लगी, कितना बोलती है तू, खामोश हो जा, सब संभालेंगे ना, अब तू तो मेरे साथ है। नूर चीखते हुए, अरे वो मनहूस लड़की, अपनी मनुष्यत तूने मुझ पर क्यों फैलाई, जाकर सवार ले लिया, तेरी वजह से मुझे भी कपड़े बदलने होंगे। उफ, ये इरिटेटिंग वाली बदबू आने लगी मुझे भी। कहते हुए नूर वहां से जाने लगी थी। सनम ने नूर के हाथों को पकड़ लिया और उसके गले के रेड मार्क्स को देख, ये सब कुछ क्या है नूर, कहाँ थी तू कल रात? नूर तुरंत अपने ड्रेस से रेड मार्क्स को छुपाते हुए, कहा थी कि क्या मतलब है, तुझे तो पता है ना अब्बू जी हमें कहीं घर से बाहर भी नहीं जाने देते। ये बाल स्ट्रेट करते हुए जल गया है। सनम नूर के रेड मार्क्स को अच्छे से पहचानती थी, वह ये भी जान गई थी नूर उस झूठ बोल रही है। इससे पहले सनम कुछ और पूछ पाती कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, जो एक अननोन नंबर था। सनम तुरंत ही आगे आकर उसने फ़ोन को उठा लिया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, क्या आप सनम सिद्दीकी बोल रही है? आपका अपॉइंटमेंट सिंघानिया ग्रुप के साथ आपके प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्या आप मीटिंग के लिए आ जाएगी? ये सुनते ही सनम कुछ सोचते हुए वापस अपनी आंखों को घुमाए, उसने यस में आंसर दे दिया और तुरंत ही फ़ोन को कट कर दिया। उसने वहां पड़े हुए फाइल को देखना शुरू किया और वापस से वॉशरूम की तरह भाग गई। थोड़ी देर में सनम नूर के साथ आईने के सामने खड़ी थी, जहां वो मीटिंग के लिए वाइट शर्ट पहनते हुए अपने गले में एक पेंडेंट डालकर अपने बालों को खोल लिया। वह नीचे जल्दी जल्दी अपने ब्लू जीन्स को ठीक कर रही थी। उसने वहां पड़ा हुआ एक ब्लैक कलर का कोट उठा लिया। नूर, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूं, तो प्लीज़ आज का क्लास संभाल लेना। नूर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, बिल्कुल भी नहीं, अगर असाइनमेंट होता तो मैं जमा भी कर देती, मैंने सिर्फ अपने लिए असाइनमेंट बनाया है। तो उस चोरनी सिद्रा का कुछ करती क्यों? हर बार तेरी बनाए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क पर अपना नाम लिखवा लेती है। सनम ने नूर की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह भागते हुए बस विला से बाहर आए, जहां उसकी नज़र सिद्रा पर पड़ी जो कार में वेट कर रही थी। नूर आगे बढ़ते हुए, चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे।
नूर डायरेक्ट जाकर सिद्रा की कार के दरवाजे को खोलकर पीछे बैठ गई। जैसे ही सनम उसने कार का दरवाजा ओपन किया था कि सिद्रा ने कार को आगे बढ़ा दिया और थोड़ी दूर ले जाकर रोकते हुए, आज मेरा डेट है, मैं किसी मनहूस को अपने साथ में नहीं ले जा सकती और वैसे भी आज तो बदबू भी आ रही है। ये सुनते ही सनम ने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया। ये कोई नई बात नहीं थी। सनम को बस लेट हो रहा था। वह तुरंत ही चारों तरफ देखते हुए सिद्दीकी हाउस से बाहर जाने लगे ताकि वह टैक्सी ले सके। तभी उनके सामने एक टैक्सी आ भी गई। सनम टैक्सी की तरफ भागते हुए तभी नूर उसके आगे आकर, चलो चलो हम लेट हो जाएंगे। सनम एक स्माइल करते हुए, यह क्या हरकत है नूर, तुम्हें कार से नहीं जाना। नूर टैक्सी के दरवाजे को खोलकर टैक्सी के अंदर बैठते हुए, आजकल कितनी महंगाई है, तू अकेले पे करेगी, पता भी है अकेले जाना कितना अनसेफ है। तू नहीं जाएगी कार से तो मैं भी नहीं जा रही। वैसे भी दोस्ती किस काम की, चला आ जा। वैसे भी हमें अच्छे से पता है मनहूस कौन है और डायन भी, छोटी आंखों वाली सिद्रा। नूर की बातें सुन सनम के होठों पर एक स्माइल आ चुकी थी। वह पूरे रास्ते उस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी जिस पर उसके अंकल की डिजाइनिंग ड्रेस और सिंघानिया जिनका डायमंड के बिजनेस का, दोनों का कोलैबोरेशन के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क था। या आने वाले फैशन डिज़ाइन की कुछ मॉडल को सनम के अंकल के डिजाइनर ड्रेस पहनने वाली थी, साथ में सिंघानिया ग्रुप के डिजाइनिंग डायमंड के सेट की। इस प्रोजेक्ट को पढ़ते ही सनम को सब कुछ समझ में आ गया था और खुद से बड़बड़ाते हुए अब समझ आया अदनान इस प्रोजेक्ट के पीछे क्यों है। उसके रॉयल फट्स ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की डील्स चाहिए, पर ये कौन सी कंपनी है जो फॉरेन में है, अंकल के साथ मिलकर काम कर रही है, अलजकीरा इंडस्ट्रीज। कहते हुए सनम की सांसें अटक गई। ये जकिया मेरी मॉम का नेम है और अलसाजिद सिद्दीकी मेरे डैड। ये सोचते ही सनम की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ये सच है या सनम का भरम, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने ही उलझन को खुद से सुलझाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद सनम अपने उलझन के साथ ही सिंघानिया ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी। नूर अपना हाथ हिलाते हुए, अंदर जा, मेरे सारे गुड लक आज तेरे। कहते हुए नूर बस सनम की तरह बड़ी। सनम अपना हाथ आगे करते हुए, बस कर, कभी भी लेबिसियन वाली हरकतें क्यों करती है तू नूर। नूर एक स्माइल करते हुए, क्या करूं, लड़के तो भाव नहीं देते ना, तो तू मेरी अपनी है थोड़ी, तो मुझे बर्दाश्त कर लिया कर। कहती हुई नूर ने सनम के गालों पर किस कर लिया। ऐसे फ्लर्ट करता हुआ देखा सनम ने नूर को धक्का दे दिया और एक लंबी सांस खींचते हुए उस एरिया में जाने लगे जहां प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग होने वाली थी। आगे सिंघानिया ग्रुप का एक एम्प्लॉय सनम को 14 फ्लोर पर ले आया। सनम ने दरवाजे को खोल दिया और नॉक करते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गई, जहां एक ही लाइट चल रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में चारों तरफ कुर्सी लगी हुई थी। अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरीके से खाली थी। सिर्फ एक सीट पर सनम को कोई शख्स नजर आया जिसने अपने हाथों से सनम को बैठने का इशारा किया। सनम को कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी नज़र दरवाजे पर गई जहां वो बंद हो चुकी थी। सनम कुछ सोचते हुए बोलने को हुई तो तभी सामने से सर्द आवाज आई, लुकिंग गॉर्जियस। खुद को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, फिगर बिल्कुल परफेक्ट है, हाइट भी अच्छी है, ऊपर वाले ने थोड़ी सी स्किन भी अच्छी दे रखी है, देखने से नॉर्मल ही लग रही हो। तुम्हारे अंदर अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे इतने मिस कॉल्स और मैसेज पर भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक कभी रिप्लाई नहीं, लेकिन जैसे ही सिंघानिया ग्रुप से मैंने मैसेज भेजे, भागती हुई यहाँ तक आ गई। मतलब साफ है, तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है सनम सिद्दीकी, क्या वह पैसे हैं? कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? सनम की आंखें ये बातें सुनकर फैल गई। वो दांत पीसते हुए, अबीर। कॉन्फ्रेंस हॉल की सारी लाइट जल गई। आगे प्रेसिडेंट के सीट पर अबीर बैठा हुआ था, जिसके लाल आंखें जैसे वो पूरी रात जागा हो, साथ ही गुस्से से सनम को देख रहा था। वह अपने हाथों में लिए पेंसिल से इशारा करते हुए, और ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? बेवजह ही मैंने रेड रोज देकर प्रपोज कर दिया, मुझे तो डायमंड का सेट ला कर देना चाहिए था, तब शायद तुम्हारा जवाब हाँ होता। सनम ने अपने हाथों की फाइल में टेबल पर रख दिया और अबीर को पहले ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगी और एक लंबी सांस खींचकर, तुम्हें क्यों लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? अबीर ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि हर वह चीज़ मैंने पैसे से खरीदा है, तुम्हारी जैसी 1000 गर्लफ्रेंड भी। अगर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना तो अपनी कीमत ही लगा दो।
सनम अबीर की एटीट्यूड वाली बातें सुनकर अबीर के पास वाले सीट पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर, तुम्हें लगता है तुम मुझे खरीद सकते हो? अबीर एटीट्यूड के साथ ही सनम की आंखों में देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं जो अबीर सिंघानिया ना खरीद पाए। सनम एक स्माइल करते हुए, तो अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लो, कुछ भी खरीद सकते हो, एक सनम सिद्दीकी ही है जिसे तुम नहीं खरीद सकते हो। कहते हुए सनम ने अपने मुंह पर अपने हाथों को रख लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए, यह मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस बेवकूफ़ को उकसा रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि किस कदर पागल जिद्दी है। पिछली बार मेरी इन्हीं लफ्ज़ों की वजह से इसने सुसाइड कर लिया था। मुझे तो इसे मारने से बचाना है। हाँ, ये थोड़ी बचकानी हरकतें करता है, पर ऐसे कैसे मैं सुन सकती हूँ? मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे पूरी दुनिया अब ख़त्म हो जाए, मैं सिर्फ अब अपने लिए जीऊँगी। बहुत जी लिया मैंने दूसरे के लिए। कहते हुए सनम अपना दांत पीसने लगी। अबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो सनम को घूरते हुए उसने सनम की कमर में हाथ लगाया और तुरंत ही अपने बाहों में खींच लिया। सनम किसी रैबिट की तरह अबीर की बाहों में आ गिरी, सांसें तेज चलने लगी थी। वह अबीर की भूरी आंखों में देखने लगी और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर, यह क्या हरकत है? छोड़ो मुझे अबीर। अबीर सनम को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल भी नहीं। नो वन हैज़ द गट्स टू रिजेक्ट मी फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ यू आर माइन, सनम सिद्दीकी। मुझे कोई ठुकराए इतनी किसी की औकात नहीं, आज से और अभी से तुम मेरी हुई, सनम सिद्दीकी। चैप्टर 8, अबीर का पागलपन। अब आगे। सनम किसी रैबिट की तरह अबीर की बाहों में आ गिरी, सांसें तेज चलने लगी थी। वह अबीर की भूरी आंखों में देखने लगी और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर, यह क्या हरकत है? छोड़ो मुझे अबीर। अबीर सनम को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल भी नहीं। नो वन हैज़ द गट्स टू रिजेक्ट मी फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ यू आर माइन, सनम सिद्दीकी। मुझे कोई ठुकराए इतनी किसी की औकात नहीं, आज से और अभी से तुम मेरी हुई, सनम सिद्दीकी। कहते हुए अबीर सनम के होठों की तरफ बढ़ने लगा था। सनम अबीर की बाहों में ही सेहम सी गई थी। वह उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसकी भूरी आंखों में देखते हुए, स्टॉप ईग नाउ, ये तुम क्या कर रहे हो? अबीर दूर हटो मुझसे। अबीर सनम को अपने और करीब खींचते हुए, नो आई कांट। सनम अबीर को अपने इतना करीब देखकर हक्की बाकी रह गई थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसने पूरी ताकत के साथ अबीर को धक्का लगा दिया और वहां से भागते हुए दरवाजे के पास आकर उसको खोलने की कोशिश में लग गई। पर दरवाजा बाहर से बंद था। तभी पीछे से हंसने की आवाज आई। अबीर अपने हाथों को उठा हवा में क्लैपिंग करने लगा और कहने लगा, डेट्स सो इंटरेस्टिंग, हम तुम एक कमरे में बंद हो। अच्छा, भागना चाहती हो मुझसे डॉल, पर नहीं भाग सकती। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो आई रियली फॉर यू हार्डली राइट नाउ। सनम अबीर से ये सुन पूरी तरीके से गुस्से से भर गई और चीखते हुए, शट अप, ओपन द डोर राइट नाउ, वरना अबीर तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अबीर सनम के बातों को बीच में काटते हुए, वरना क्या, टेल मी। कहते हुए उसने सनम की फाइल उठाकर उसे टुकड़े टुकड़े करके हवा भी उड़ा दिए। तुम मुझसे उलझने का अंजाम जानती भी हो। सनम अबीर के पागलपन को देख रही थी। वो दरवाजे पर ही अबीर को अपने पास देखकर पूरी तरीके से सहम गई थी। अबीर उसकी तरफ आया। उसने अपने हाथों को सनम के सर के ऊपर रखते हुए अपना दूसरा हाथ उसके चेहरे पर रखकर, आई नीड यू डॉल, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर मैं तुम्हें बस पाना चाहता हूँ। आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ यू, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। कहते हुए अबीर सनम के एक बार फिर से करीब आ गया। उसने सनम की गर्दन पर अपने होठों को रख दिया। सनम पूरी तरीके से दरवाजे से लगी हुई थी। उसके दोनों हाथ अबीर के सीने पर जम गए। सनम धीर से, होश में आओ अबीर एंड लिव मी, आई एम नॉट योर डॉल। ये सुन अबीर अपनी आंखें सनम की तरफ मोड़ उसे देखने लगा, जो पूरी तरीके से हल्की लाल हो गई थी, ऐसा लग रहा था अबीर ने ड्रग्स लिया हो। सनम बस डरते हुए अबीर की आंखों में देख रही थी। उसने अबीर से अपने चेहरे को छुड़ाया और तुरंत ही अबीर के हाथों में अपने दांतों को हलाए वहां से दूसरी एरिया में भाग गई। ये देखकर अबीर ने सनम की तरफ अपने लंबे हाथों को बढ़ाया ताकि उसे पकड़ सके, पर सनम का शॉट उसके हाथों में आया और सनम का कंधे पर से ड्रेस फट गया। कि तभी पीछे से सर्द आवाज आई, लीव हर अबीर। आवाज सुनने के बाद
भी अबीर ने सनम के कंधे को पकड़ लिया और चीखते हुए, नो नेवर, चले जाओ यहाँ से भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं बिजी हूँ अपने डाल के साथ? कहते हुए अबीर ने सनम को हग करना चाहा, पर अचानक से अबीर के हाथों को विध्वंस ने आकर पकड़ लिया और उसे तुरंत ही दूसरी तरफ धक्का देकर, रोहन अबीर को लेके जाओ। विध्वंस के ये कहते ही रोहन आगे आया, उसने अबीर के हाथों को पकड़ लिया और तुरंत ही उसे वहां से ले जाने लगा। पर अबीर बार बार सनम की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। बहुत ही कोशिश के बाद रोहन उसे 2 गार्डों के साथ अबीर को लेकर वहां से चला गया। सनम बस ये सारे सिचुएशन को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। विध्वंस अपना दांत पीसते हुए, तुमसे कहा था ना मेरे भाई से दूर रहना, क्यों आई थी तुम यहाँ? सनम विध्वंस की तरफ देखते हुए, और रियली में यहाँ रोटियां बनाने आई थी? आपने ढाबा जो खोल रहा है अपने ऑफिस में, मुझे लगा था आप ये पूछेंगे कि आपका भाई ने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया और प्रोजेक्ट की मीटिंग में वह यहाँ क्या कर रहा था और उसका यह पागलपन। विध्वंस सनम की बातों को सुनकर बीच में ही बात को काटते हुए, जस्ट शट योर माउथ, मेरा भाई पागल नहीं है। सनम उतने ही गुस्से के साथ, एक्सक्यूज मी, मैंने आपके भाई को पागल नहीं कहा, मैं। विध्वंस सनम के आगे आकर, तो क्या मैं पागल हूँ? सनम अपना दांत पीसते हुए, इसमें कुछ शक है क्या? सनम की बातें सुनकर विध्वंस ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस खींचकर उसने अपने पहले टाई को ढीला किया और सर्द आवाज में, तो तुम एक पागल के साथ कोई प्रोफेशनल आई थिंक वर्क नहीं करना चाहोगी। मैं सिद्दीकी ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता हूं, अब से ना ही कोई डील होगी, ना ही कोई मीटिंग, तुम मेरे घर से लेकर ऑफिस, इनफैक्ट कॉलेज में भी मेरे भाई हो या मेरी पूरी फैमिली, किसी के आसपास नजर मत आना। सनम विध्वंस की बातें सुनते ही चीखते हुए, मिस्टर सिंघानिया, आपका भाई मेरे पीछे आता है, क्या दिखाई नहीं देता आपको कि उसने अभी अभी मेरे साथ क्या किया है? या आपकी आंखों का लगा लेंस सिर्फ दूसरी की खामियां ही देखती है? पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ अलग होती है। मिस्टर सिंघानिया, आपके भाई ने मेरे साथ यह सब कुछ किया और उससे पूछने के बजाय आप मुझे ये समझा रहे हैं कि आप मेरी कोई पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ की गई इतनी ज़्यादा मेहनत की प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में आपका भाई मेरे पीछे किसी साइको की तरह लगा हुआ है। तभी विध्वंस गुस्से से चीखते हुए, शट अप। विध्वंस की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर सनम उसे देखने लगी। विध्वंस अपने उंगली दिखा, प्रोफेशनल डील्स करने के लिए पर्सनल लाइफ भी मायने रखती है। मैं बस नहीं चाहता कोई भी डील, सो आप यहाँ से जा सकती है, एम सिद्दीकी। विध्वंस की बातें सुनकर सनम पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो चुकी थी। उससे कहीं ज़्यादा उसकी पर्सनल लाइफ, उसने कितनी मेहनत की थी। वह तुरंत ही विध्वंस की तरफ देखते हुए, राइट, आप भी आपसे ध्यान दीजिएगा, आपका भाई मेरे पीछे ना आए। कहते हुए सनम वहां से जाने लगे। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, क्या वह जो सोच रही है ठीक है? उसके हाथ से तो ये प्रोजेक्ट भी चला गया। एक यही प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से वह ये जान पाती कि फॉरेन में जो वह कंपनी उसके मॉम और डैड के नाम से थी, क्या सच में उसके डैड की है? कहते हुए सनम की आंखें भर आई थी, पर इतनी बेरुखी से और इंसल्ट करके विध्वंस का सनम को वहां से जाने के लिए बोल देना सनम को गुस्सा दिला रहा था। उसे कहीं ज़्यादा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वह बस अपने हाथों से अपने कंधे को ढकते हुए वहां से जा रही थी। विध्वंस का केबिन। विध्वंस अपने कोट को उतारकर वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में रख दिया और अपने कफ को ऊपर करते हुए गुस्से में मुट्ठियों को बंद करते हुए तुरंत अपनी केबिन में आया। उसकी नज़र अबीर पर खड़ी, जो वहां उसी की चेयर पर बैठा हुआ ऑफिस से जाते हुए सनम को देख रहा था। अबीर के आगे ठीक रोहन खड़ा हुआ था। विध्वंस के आते ही अबीर दौड़ते हुए आकर उसने विध्वंस के गले से लगा लिया और कहने लगा, भाई वह चली गई मुझे छोड़कर, उसे बोलो ना वह वापस लौट के आए। उसने कहा, मैं उसे नहीं खरीद सकता, हमारे पास तो बहुत पैसा है ना भाई, आप उसे खरीद कर लेकर आओ ना, मेरे लिए वो डॉल जैसी है, वह मेरी डॉल बनकर रहेगी, भाई प्लीज। कहते हुए अबीर किसी छोटे बच्चे की तरह विध्वंस से चिपका हुआ था। वही विध्वंस का गुस्से से पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने झटके के साथ ही अबीर को खुद से छुड़ा लिया और गुस्से से अबीर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दिया। अबीर वहीं जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही अभी जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही अपने होठों के खून को साफ करते हुए, इतना ज़्यादा गुस्सा भाई, मैंने तो बस डॉल मांगा है, मॉम ने कहा था मैं जो मांगूंगा आप ला के दोगे,
फिर ये गुस्सा क्यों, इससे पहले भी तो सब ला के दिया है आपने। विध्वंस अपने दोनों हाथों को अपने बालों में फेरते हुए नीचे झुका और अबीर के चेहरे पर अपने हाथों से उसके पसीने को साफ करते हुए, अबीर वो डॉल नहीं है, वह एक लड़की है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अपनी दवाई लो और यह पागलपन बंद करो, सब ठीक है। पर भाई, कहते हुए अबीर गुस्से से विध्वंस की तरफ बढ़ा कि रोहन ने पीछे से आकर अबीर के गले पर एक इंजेक्शन लगा दिया। ऐसा होते ही अबीर की आंखें वही बंद होने लगी। विध्वंस ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रोहन विध्वंस से कहने लगा, सर घर ले जाऊं या फार्म हाउस। विध्वंस सख्त लहजे में, फिलहाल इसे बेसमेंट को बंद कर दो और डॉक्टर मेहता को कॉल करो और सनम सिद्दीकी पर नज़र रखो, मुझे लगता है उसे शक हो गया है। मैं नहीं चाहता मेरे भाई की यह बीमारी किसी के भी सामने आए। इधर दूसरी तरफ सनम गुस्से के साथ ही एक वाटर पार्क के पास खड़ी हुई थी। उसके आंखों के सामने अबीर का चेहरा याद आ रहा था। वह अपने आंखों को बंद करते हुए, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इसका मतलब उसे कोई मेंटल इलनेस से, और यह बात मुझे 4 साल पहले समझ क्यों नहीं आई। कहते हुए सनम अपने कंधे को देखने लगी, जिस पर अबीर के नाखून के निशान थे, जैसे उसने अपनी कोट से ढक रखा था। वह अपना दांत पीसते हुए, कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, और सारी गलती मेरी थी, मैंने उसे अपने प्यार में काला जादू करके पीछे लगाया हो। अरे कौन लड़की चाहेगी कि कोई साइको उसके पीछे गन लेकर घूमे और यह बोले, डॉल तुम मेरी हो, तुम्हें सांस भी मेरे हुक्म से लेना होगा, और मेरी सारी प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। अब तो वजह भी मिल गया मेरे उसे चुड़ैल आंटी का मुझ पर गुस्सा निकालने का। जब मुझे ऐसे ही लाइफ जीना था, तुम मुझे 4 साल पहले भेजा ही क्यों। कहते हुए सनम खुद से सवाल किए जा रहे थी। सनम के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही सनम को आंखें फैल गई। मैसेज में साफ साफ लिखा था, सनम को कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। सनम के आंखों के सामने कई सवाल आ गए, उसे समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे। उसे समझते देर ना लगी, ये कैसे और क्यों हुआ है। उसके आंखों से बस गर्म पानी की बूंदें छलक गई। सनम के मुंह से एक उफ की आवाज़ तो नहीं आई, पर अंदर जो तूफान उठा था सनम को ही पता था। तभी अचानक से एक ब्लैक कार आकर ठीक सामने सनम के आगे आकर रुकी। उसमें एक ब्लैक कोट पहने कोई बाहर आया और करके दरवाजे को खोल सनम को अंदर जाने का इशारा करने लगा। ये देख सनम पूरी तरह से चौंक गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि सनम को किसी ने कार के अंदर धक्का लगा दिया। चैप्टर 9 अब आगे। सनम वाटर पार्क के सामने कुछ सोच ही रही थी कि उसके सामने एक ब्लैक कार आके रुकी, जिसमें से एक गार्ड बाहर आया। उसने तुरंत ही कार के दरवाजे को खोल दिया और सनम को अंदर जाने का इशारा करने लगा। सनम इससे पहले कुछ समझ पाती कि पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। सनम डायरेक्ट कार के अंदर जा गिरी। वो जोर से चीखते हुए, कौन हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। कहते हुए सनम दरवाजे की तरह बढ़ी ही थी कि सामने बैठा गार्ड अपनी सख्त आवाज में कहने लगा, मिस्टर सामी अकरम साहब ने आपको याद किया है। ये नाम सुनते ही सनम एकदम से कार में सुन पड़ गई। सिद्दीकी हाउस। सनम के अंकल अपनी हाल में कुछ अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन साफ थी। देख के साफ पता चल रहा था कि उन्हें प्रोजेक्ट रिजेक्शन के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। वह कुछ सोचते हुए तुरंत उन्होंने अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ सख्त आवाज़ आई, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा ही। बदले में मैंने सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश की थी, वह थी तुम मेरी बेटी को जितना हो सके उतना मुझसे दूर रखो, पर शायद तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ से सनम के अंकल अपने माथे का पसीना साफ करते हुए, हमें माफ़ कर दीजिए भाईजान, हमें नहीं पता था, एम्प्लॉयज से गलती हो जाएगी, गलती से प्रोजेक्ट की फाइल बदल गई थी, वैसे भी सनम को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ से रियली इसलिए उसने मेरे असिस्टेंट को कॉल लगा दिया, देखो वाजिद मैं नहीं जानता तुम ये कैसे करोगे, पर कैसे भी करके मेरी बेटी को मुझ तक पहुंचने से रोको, बदले में तुम्हें तुम्हारी मुंहमांगी रकम मिल जाएगी। कहते हुए कॉल कट हो गया। सनम के अंकल फिर से फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से के साथ ही अपने सोफे पर बैठ गए। वहीं सनम के आंटी आ गई और कहने लगी, मुझे कुछ ज्वेलरी लेना है, अभी तक वो कमबख्त जौहरी आया क्यों नहीं। सनम के अंकल के चेहरा गुस्से से और लाल हो गया। वो चिढ़ते हुए,
क्या आपको सिर्फ ज्वेलरी दिखाई देती है बेगम? सनम की आंटी मुंह बनाते हुए, तो और क्या देखो आपकी मनहूस भतीजी को जिसने मेरा जीना हराम करके रखा है, साथ में मेरी बेटी की खुशियों पर भी फन फैलाए बैठी है, अदनान को छीन रही है। ये सुनते ही सनम के अंकल बेहद गुस्से के साथ, कौन सी खुशी छीन ली उसने? ओ लड़का एक आवारा है, हम सनम को उससे दूर रखना चाह रहे हैं, आप उसे सिद्रा के पीछे लगा रही है। आपको को अच्छे से पता है वह सनम के पीछे क्यों लगा है, वह जान गया है। जहां आप खड़ी है आपने ये जो ज्वेलरी पहनी है, आप जो ये अच्छे अच्छे खाती है और हमारे मुलाजियों पर अपनी हुक्म चलती है, सब कुछ सनम का है। यहाँ तक कि कंपनी भी, और वह हमें इसलिए मिली कि हमें सनम को अपनी बेटी बनाकर पालना था, पर आपकी हरकतें, तौबा तौबा, खुदा बचाया आपसे। कहते हुए सनम के अंकल वहां से बेहद गुस्से के साथ ही निकल गए। पर सनम की आंटी जोर से चीखते हुए, सिद्दीकी साहब हरकतें हमारी माशा अल्लाह से अच्छी है, अगर बुरी होती तो आप हमारे शौहर नहीं होते, उसका क्या, हमने ही उसे पाला है, क्या कुछ नहीं दिया उसे उसकी माँ की हरकतों के बाद थी। कहते हुए आंटी उन्होंने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया था। इधर दूसरी तरफ सनम को एक काफ़ी आलीशान विला के सामने गॉड्स ने कार को रोक दिया। सनम एक सांस खींचते हुए, बस यही देखना बाकी था, फिर से मुझे एक बड़ी सी लेक्चर मिलने वाली है। इतना कहते ही सामने से एक गार्ड सनम को अंदर अपने पीछे आने का इशारा करते हुए विला के अंदर ले जाने लगा। सनम गुस्से के साथ अपने फ़ोन को बार बार किसी को कॉल किया जा रही थी, जो एक फॉरेन नंबर था। कमाल की बात है, पहले तो नंबर पिक कर लिया गया था, अब ये सब। कहते हुए सनम गुस्से से विला के हाल में आ गई। सामने और कोई नहीं, 55 साल का आदमी जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। वह पठानी सूट में अपने हाथों में एक फ़ोन लिए हुए बैठा था। सनम के आते ही, सनम पहले तो उसने पूरे घर को देखा, वह जाकर उस आदमी के सामने खड़ी हो गई और खुद से बड़बड़ाते हुए, याद है अच्छे से क्या सुनाया था 4 साल पहले? तुम मेरे बेटे अदनान की लाइफ से चली जाओ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हारे माँ बाप का भी कुछ भी आता पता नहीं है, भला कौन शरीफ खानदान तुम्हें अपने घर की बहू बनाएगा? मेरी भी सिचुएशन समझो, तुम एक मेहनती लड़की हो, किसी और को पकड़ो और मेरे बेटे को अपनी चुगल से आज़ाद करो। कहते हुए सनम सामने बैठे शख्स देखने लगी, जो और कोई नहीं अदनान के डैड थे, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अचानक से खड़े होकर, अदनान तुमसे शादी करना चाहता है, उसने तुम्हारे लिए घर भी छोड़ दिया है, और खैर जाने दो, हमें ये सब बातें नहीं करनी। अगर वह तुमसे शादी करना चाहता है, मैं भी उसकी फैसले को रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सनम की आंखें फैल गई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, ये स्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए, इन्हें तो मुझे पैसे ऑफर करना चाहिए था। ये हो क्या रहा है? अकरम साहब, आप तो अपनी जवान के लिए जाने जाते हैं, इतनी आसानी से कैसे इसे मान सकते हैं? अदनान के डैड सनम को अजीब नज़रों से देखने लगे थे। सनम की आंखें पूरी तरीके से चौंकने के साथ फैल हुई थी। वो बस अपना हाथ आगे करके सलाम करते हुए विला से बाहर निकल गई। सनम बस अदनान के डैड को बातों से परेशान होकर यहाँ से वहाँ से घूम रही थी। तभी सनम की नज़र गार्डन एरिया में गई, जहाँ सनम को कुछ लोग नजर आए। सनम की नज़र वही कार पर थम गई, जिसे देखते ही सनम ने अपनी नज़रें फेर ली। कार से अदनान अपना हाथ हिलाते हुए, ही जान, अब तो डैड ने भी हाँ कर दिया है, क्या तुम रेडी हो? अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और तुम मेरी। कहते हुए अदनान सनम की तरफ बढ़ा। सनम अपना हाथ आगे करते हुए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक मक्कार और झूठे इंसान हो। तुमने कहा था तुम मेरे लिए हॉस्टल के एक रूम में रह रहे हो, रियली, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा, यहाँ कार में किसी के साथ। शेम ऑन यू। अदनान अपने कोट को ठीक करते हुए एक स्माइल करने लगा। देखने से साफ पता चल रहा था कि वह नशे में है। वह पीछे इशारा करते हुए आज ही डैड के बुलाने पर वापस आया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं सनम, बस दोस्तों में थोड़ी सी पार्टी मांग ली। सनम अपनी आंखें अदनान को दिखाते हुए, और तुमने दे दी, किसी के साथ खुद सो भी गए, अपने जमीर के बेचने भी लगे, जरूर दोस्तों ने ही कहा होगा। ये सुनते ही सिद्रा कार से बाहर आ गई और अपनी ड्रेस ठीक करती हुई, किसी के साथ नहीं, ये मेरे साथ था, कोई प्रॉब्लम है छोटी बहन? ये देखकर अदनान की आंखें गुस्से से भर गई। वो सिद्रा को देखते हुए, व्हाट आर यू डूइंग?
सिद्रा तुरंत ही अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए, इसके साथ ही तुम्हारे प्यार के साथ, और जब एक लड़का और लड़की साथ होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए छोटी बहन क्या होता है, हम दोनों रोमांस कर रहे थे। सनम अपना हाथ हवा में उठाते हुए क्लैपिंग करते हुए, थाट्स गुड, मतलब ये पहले से ही चल रहा था मेरे पीठ पीछे और मुझे पता नहीं था, कितनी बेवकूफ़ थी मैं। ये सुनकर अपना सिद्र और अदनान सनम को घूरने लगे। सनम कहने लगी, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें होने वाली है सिद्रा, क्योंकि यह नमूना शायद तुम्हारे लिए बना था पर गलती से मेरी किस्मत में आ गया। अब ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हारे डैड ने ठीक कहा था अदनान, तुम्हें तो चुनी गई चीज़ पसंद है, और तुम मेरे आसपास किसी पागल की तरह घूम रहे हो तो वजह भी बड़ी होगी, जहाँ तक मुझे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अदनान की आंखें फैल गई और सनम की तरफ आगे बढ़ा। सनम इससे पहले ही उसने जाकर अदनान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अदनान गुस्से के साथ ही वापस सनम की तरफ बढ़ा। उससे पहले सनम ने दूसरा थप्पड़ दे मारा। अदनान का चेहरा लाल हो गया। ये देखकर सिद्रा गुस्से के साथ ही UBTC सनम की तरफ आई थी कि सनम ने पूरी ताकत उसे भी एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। सिद्रा तिलमिलाए वही जमीन पर गिर गई। सनम एक लंबी सांस खींचते हुए, न जाने कब से मैं ये थप्पड़ तुम दोनों को मारना चाहती थी, जिस थप्पड़ को तुम दोनों ने मेरी किस्मत पे मारा था, पर अब मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगी। कहते हुए सनम की होठों पर एक स्माइल थी। वह तुरंत ही अदनान को घूरते हुए जाके अपने डैड से बोल देना, दोगले इंसान, शादी के दिन वही रखें, पर अब तुम्हारी दुल्हन कोई और बनेगी। दूसरी तरफ बेसमेंट में अबीर को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। एक छोटा सा रूम जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और रोशनी के नाम पर बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसके सामने कोई ब्लैक सूट पहने आया और तुरंत ही अबीर के सामने बैठ गया। अबीर जोर जोर से हंसते हुए, देखो तो कौन आया है। वेलकम डैड, आपको नहीं लगता आपको मेरी यह जंजीर खोल देनी चाहिए? तकलीफ हो रही है आपके बेटे को? ये सुनते ही अबीर के डैड ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारा। अबीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वह अबीर का चेहरा थामते हुए, डैम इट, थक गया हूँ तुम्हारे इस पागलपन से, कब तक तुम्हें बचाता रहूँगा। फिर से तुमने मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। हर रोज एक नया नाटक। अब वह लड़की, मुझे सब कुछ मंजूर है, कोई रेपुटेशन पर एक दाग भी लगाए, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो, उसे मरना होगा। अबीर तुरंत ही अपने डैड की आंखों में करते हुए, ओ कॉमन शूट मी, आप इतने दूर से यह बताने आए हैं? मुझे लगा था आप पूछेंगे मेरे बेटे तुम ठीक तो हो रहे हो। कहते हुए अबीर का चेहरा सख्त हो गया था। अबीर के डैड अपनी आंखें दिखाते हुए, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हारा हालचाल पूछूं। एक ऑफिस का काम तुम नहीं कर सकते? अपने इस पागलपन में हर रोज एक नया तमाशा लगा देते हो। अब तुम यही बंद रहोगे जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। कहते हुए अबीर के डैड वहां से जाने लगे। अबीर तुरंत ही अपने हाथों को हिलाते हुए चीख कर, मैं पागल नहीं हूं, मैं आप लोगों ने बना दिया है मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीना है जहां आपकी यह रेपुटेशन और आप ना हो। मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, वह मेरी पागलपन ही नहीं ख्वाहिश है मेरी। तब से प्यार करता हूं जब से वह मुझे मिली थी। मेरी लाइफ में सबने मुझसे कुछ ना कुछ छीन है, उसने मुझे दिया था। कहते हुए अबीर जोर से चीखने लगा। वही उसके डैड अबीर के घूरने लगे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि एक मामूली लड़की ने अबीर को ऐसा क्या दे दिया जो इस तरह से अबीर उसके पीछे पागल हो गया है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। पर मुझे पता है। हल्की बारिश हो रही थी। लखनऊ के सड़कों पर उसकी फुहार से वहाँ के आसपास के पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे थे। आधी रात के सुनसान रोड पर चकाचक हल्की लाइट जलती थी। इन्हीं लाइटों के बीच सनम मुस्कुराते हुए अपने होठों से गुनगुनाते हुए इस गाने को जा रही थी। ना जाने उसे किस तरह की एक खुशी महसूस हो रही थी, साथ में एक धोखा जो कब से उसे मिल रहा था। उसके पीठ पीछे वह तो अपने अंकल के बिजनेस को संभाले और उनकी हेल्प करने के चक्कर में, साथ में इस अदनान चक्कर में, उसने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं था। पर आज सनम को खुशी हुई थी कि उसने थप्पड़ ही सही पर उन दोनों को जवाब तो दिया था। थोड़ी देर बाद एक रोड पर लगे हुए बारिश की पानी को उड़ाते हुए एक कार तुरंत ही सनम के पास आ गई। कार से सिद्रा बाहर आए और चीखते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, औकात क्या है तुम्हारी? कहते हुए सिद्रा अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए सनम को देखने लगी। सिद्रा को देखने से उसे ऐसा लग रहा था
वो गुस्से में पागल हो चुकी हो। सनम मुस्कुराते हुए, तो क्या तुम्हारी आरती उतारती अपने होने वाले हस्बैंड के साथ कार में रंगरलियां मनाते हुए देखकर, अब देखो सिद्रा क्या होता है। सिद्रा चीखते हुए, क्या करोगी तुम, जाके डैड से बताओगी। सनम तुरंत ही सिद्रा की बातों को सुनकर वह अपनी आंखें दिखाते हुए, तुम्हारी जैसी बेशर्म नहीं हूं मैं सिद्रा जो जाकर अंकल को बताओ कि तुम कार में क्या कर रही थी। सिद्रा गुस्से से चीखते हुए, सेटअप ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, तुमने बचपन से मेरा सब कुछ छीना है। अच्छे से जानती हो तुमने मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़का के रखा है जो मुझे एक नज़र देखते तक नहीं, और अब मुझे ये जता रही हूँ कि तुम उन्हें कुछ नहीं बताने वाली। अब तक तो तुमने उन्हें बता भी दिया होगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही सनम तुरंत ही सिद्रा के आगे आकर, तुम्हारी हरकतें ऐसी है जो किसी भी बाप को शर्म से उसकी आंखें नीचे कर दे, जो रोज एक नए लड़के के साथ खुद के बाप के सामने ही हाथ पकड़ कर जाती है, उनकी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है? नहीं, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। बेफिक्र हो जाओ, मैं अंकल को कुछ नहीं बताने वाली। इतना सुनते ही सिद्रा का चेहरा और लाल हो गया। सनम सिद्रा को घूरते हुई आगे बढ़ गई। उसकी नज़र रोड पर पड़ी जहां कोई छोटी बच्ची गिरी हुई थी। सनम तुरंत उसके पास जाकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ सामने विध्वंस की बेटी बैठी हुई थी जो उसके कंधे से खून आ रहा था। उसके बाल खुले हुए बारिश में भीगने की वजह से ऐसा लग रहा था उसकी आंखें अभी बंद हो जाएगी। वो उठने की कोशिश तो कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। सनम उसकी बेटी को हिलाते हुए, क्या हो गया तुम्हें? विध्वंस की बेटी सनम को अपने सामने देखकर स्माइल करते हुए, बेबी मिल गई, मैं बेबी को ढूंढ रही थी, कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी। सनम ने तुरंत ही विध्वंस की बेटी को संभालना शुरू किया, सिद्धा को भूलकर। वहीं पीछे से सिद्रा अपनी कार को पूरी तेज रफ्तार से गुस्से के साथ ही, आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी, सनम मार जाओ आज। चैप्टर 10 रीबर्थ चैप्टर 10। अब आगे। सिद्रा सनम की बातों से बौखलाई ये तक भूल गई थी कि सनम के साथ एक छोटी बच्ची भी है। वह उसे कुचलने के लिए उसने अपनी कार को फुल स्पीड की साथ ही सनम की तरह बढ़ा दिया था कि अचानक से सिद्रा के आगे दूसरी कार आ गई। उस कार के टक्कर से बचने के लिए सिद्रा ने अपनी कार को लिफ्ट मोड़ लिया और स्पीड भी काम कर दिया। सनम ने विध्वंस की बेटी को अपनी गोद में उठाया हुआ था कि सिद्रा की कार घूमते हुए उसकी कमर से टकरा गई। सनम विध्वंस की बेटी के साथ ही वही रोड पर दूर जा गिरी। सनम दर्द से उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। वह विध्वंस की बेटी को देखने लगी जो पहले से जख्मी थी। अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वह तुरंत उसकी बेटी को अपने हाथों से हिलाते हुए, उठ जाओ डॉल। पर विध्वंस की बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब देख सनम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी आंखें भी बंद हो गई। इधर सिद्रा लड़खड़ाते हुए अपनी कार से बाहर आ गई। उसकी कार वही रोड के बैनर से टकरा गई थी। वो घबराती हुई इधर उधर देखने लगी, जहां कुछ पुलिस की कार दिखाई पड़ी। सिद्रा ने अपना रुख दूसरे रास्ते पर लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ ही ले लिया। उसकी सांसें डर से काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था उसका नशा पूरी तरीके से उतर गया हो। वह हांफते हुए बस पुलिस से भागना चाहती थी। उसने अपनी कार को वैसे ही छोड़ दिया था कि उसके आगे एक लंबी परछाई दिखी। सिद्रा उस परछाई को देखते ही वहीं खड़ी होकर उसने अपने कदमों को पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया, पर वो परछाई ने सिद्रा को तरफ डायरेक्ट आकर उसके आगे खड़ी हो गई। सिद्रा तरह इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसके सर को बड़ी ही बेरुखी के साथ वही दीवार में किसी ने दे मारा। सिद्रा सामने देखने की कोशिश में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सिद्रा दर्द में वही जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती कि सामने की परछाई ने सिद्रा के सर को पकड़ वही रोड के पुलिस वाले बैनर में लगाते हुए धक्का दे दिया। सिद्रा घायल होते हुए बैनर से टकरा के रोड पर जा गिरी। उसका सर पूरी तरह खून में सन गया। एक चीख के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। सिटी हॉस्पिटल। सुबह का वक्त। सनम की आंखें एक बेड पर खुली, वो भी विध्वंस की बेटी के चीखने पर। सनम ने अपनी कमर पर हाथ को रखा हुआ था। वह दर्द में हिल भी नहीं पा रही थी। उसके ऊपर एक सीलिंग फैन टूटा हुआ लगा हुआ था जो मुश्किल से चल रहा था। सनम की नज़र दूसरे बेड पर चली गई जहां विध्वंस की बेटी को एक नस जो पकड़े हुए दूसरी नस उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी। विध्वंस की बेटी रोते हुए खुद को नस से छुड़ा रही थी।
जैसे उसे इंजेक्शन से डर रहा हो लग रहा हो। सनम जोर से चीखते हुए, खुदा ये क्या मुसीबत है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा वह बच्ची चीख रही है, आप उसे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा रहे हो। नर्स सनम को पीछे मुड़कर देखते हुए, आपको कहीं देखा है? सनम थोड़ा चिढ़ते हुए, ये जान पहचान और रिश्तेदारी की बातें बाद में पहले। कहते हुए वह खुद को संभाले तुरंत ही जाकर विध्वंस की बेटी को देखना शुरू किया और उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और नर्स की तरफ देखते हुए, आपके दिल में रहम नहीं है थोड़ा सा भी? आपको दिखाई दे रहा था कि छोटी सी बच्ची कैसे रो रही है और आप उसे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाई जा रही है। नर्स मुंह बनाए, अब ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगाना तो पड़ेगा ना, अब प्यार मोहब्बत लेकर प्रपोज करते हुए ट्रीटमेंट को नहीं करेंगे ना, हम ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो क्या काला जादू से ठीक करेंगे इन्हें? सनम नर्स की बातों को बिना ध्यान दिए हुए विध्वंस की बेटी को देखे जा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरीके से फैल गई थी। विध्वंस की बेटी का एक पैर नहीं था। सनम समझ गई वह बीच रास्ते में क्यों गिरी हुई थी। उससे कहीं ज्यादा उसे जगह जगह चोट लगी थी। रोने से चेहरा लाल, पर वह सनम को देखकर स्माइल किए जा रही थी और सिर्फ यही बोल रही थी, मैंने धुंध लिया है। कि अचानक एक तेज चीखने की आवाज आई। विध्वंस दौड़ते हुए आकर उसने सनम के साथ उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। सनम हकलाते हुए, यह क्या हरकत है मिस्टर सिंघानिया? ये बोलते ही अचानक से विध्वंस ने सनम को छोड़ अपनी बेटी को अपने हाथ में लिया। सनम तुरंत धम से जमीन पर गिर पड़ी। सनम की एक दर्दनाक चीख निकल गई, पहले से ही उसकी कमर में चोट लगी हुई थी। विध्वंस की बेटी चीखते हुए, डैड बताओ बेबी खिल गई। नस तुरंत ही अपना हाथ आगे करते हुए, बेटा खिल नहीं गिर गई। तभी दूसरे नज ने उसे सर पर चमाट मारा। वह दोनों मिलकर सनम को उठाने की कोशिश करने लगे। वही विध्वंस अपनी बेटी को देखे जा रहा था। वह बिल्कुल सख्त लहजे, इसका एक पैर कहाँ है जो रोबोटिक है? नज विध्वंस को घूरते हुए, हमें यह ऐसे मिली थी, हमें कोई पैर में नहीं मिला और इंसानों के पैर उसके पैर में ही होते हैं, बाहर निकाल कर घुमा नहीं होते। ये सुनकर विध्वंस गुस्से से नस की तरह बढ़ा। उसकी बेटी अपने डैड के सीने से सटी हुए, डैड इन्हें नहीं पता, वो तो रोड पर गिर गया निकल के, तभी तो चोट लग गई, फिर मैंने बट्टी बेबी भी ढूंढ लिया। आप उन्हें गोद उठा लो, उन्हें चोट लगी है, उन्होंने मुझे इंजेक्शन से बचाया है। कहते हुए विध्वंस की बेटी ने चीखना शुरू किया। विध्वंस की नज़र सनम पर पड़ी जो वहीं जमीन पर पड़ी हुई ऐसे घूर रही थी जैसे उसे मौका मिला और वह विध्वंस को मार डालेगी। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था। नज उसे उठाने की कोशिश तो कर रही थी पर पेन इतना ज़्यादा था कि सनम उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों की निकली बूंदें उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। विध्वंस को समझ आया उसने अनजाने में ये क्या कर दिया। वो अपनी बेटी को बेड पर रखते हुए सनम के आगे अपने हाथों को बढ़ाया, पर सनम ने अपनी नज़रों को फेर लिया जैसे विध्वंस वहाँ हो ही ना। वह अपनी खुद से ही उठने की कोशिश करने लगी और बड़बड़ाने लगी, कमबख्त मेरी कमर तोड़ दी और हाथ ऐसे बढ़ा रहा है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा है। इसकी बेटी के चक्कर में मैं मरते मरते बची हूँ। ये तो वही बात हो गई, मरकर दोबारा से मरना, वाह। सनम गुस्से में बड़बड़ाए जा रही। विध्वंस ने सनम की कमर में हाथों को लगाया और तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सनम के हाथ विध्वंस के गले में चले गए। वह विध्वंस की आंखों में देखने लगी थी। विध्वंस भी सनम को बिना किसी एक्सप्रेशन के घूर रहा था। उससे कहीं ज्यादा उसकी नज़र सनम के आंसू पर थे। सनम विध्वंस को ऐसे देखकर, मैंने हेल्प नहीं मांगा है। विध्वंस अपनी आंखें दिखाते हुए, मैं कर भी नहीं रहा हूँ। सनम चिढ़ते हुए, तो क्या आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहे हो? पर मुझे आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं। विध्वंस अपनी आंखें दिखाते हुए, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा? तुम्हारे साथ तो मैं कब्रिस्तान भी ना जाऊं। लॉन्ग ड्राइव तो दूर की बात है, मेरी बेटी को तुमने बचाया है। ना जाने क्यों उसने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें ढूंढने के लिए अकेले घर से निकल पड़े। स्टुपिडिटी की भी हद होती है। कहते हुए विध्वंस जल्दी से चलते हुए तुरंत एक डॉक्टर के केबिन में घुस गया। उसने सनम को वही बेड पर लेटा दिया। वही केबिन में डॉक्टर और भी पेशेंट को देख रहा था। वह तुरंत ही खड़ा होकर, आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर? अपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, ऐसे ही फुरफुराते हुए घुस गए और मेरे पेशेंट को क्या होगा? विध्वंस गुस्से से अपना दांत पीसते हुए, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये भी एक पेशेंट है, चेक नाउ।
विध्वंस के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर वह तुरंत ही सनम को चेक करते हुए आगे बढ़ा और खुद से ही बड़बड़ाते हुए, पहले तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, खुद ही अपना कंट्रोल खो देते हैं और वार्ड में घुसकर डॉक्टर को भी परेशान करते हैं। यहाँ नहीं, अंदर चलिए, चेक करना पड़ेगा। सनम विध्वंस को घूरने लगी और तुरंत उठने की कोशिश करते हुए, मुझे नहीं जाना इसके साथ, डॉक्टर कम कोई पागल ज़्यादा लग रहा है। ये सुनकर डॉक्टर अपनी आंखें फ्लैट कर, एक्सक्यूज़ मी मैडम, पागल किसे बोला, जब तक चेक नहीं करूंगा पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। हालत देखकर तो समझ आ ही गया है ये सब ज़्यादा फोर्स से हुआ है, फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। कहते हुए उसने अपना हाथ सनम की तरफ बढ़ाया ही था कि विध्वंस ने डॉक्टर के हाथों को पकड़ लिया और बेहद ही गुस्से के साथ मुड़ते हुए, अपने हाथ कहाँ ले जा रहे हो, उसे प्रॉब्लम कमर में है। डॉक्टर दर्द से कराहते हुए, एक तो ऑर्थोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ, गाइनों के पास लेके क्यों आए, मेरा जो काम है वही करूंगा ना मैं। ये सुनते ही सनम इतना दांत पीसते हुए, व्हाट द हेल, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, डॉक्टर से ज़्यादा तो आप पागल हैं मिस्टर सिंघानिया, पढ़े लिखे होकर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे। विध्वंस अपने सूट को ठीक करते हुए इधर उधर देख, मैंने ध्यान नहीं दिया और वैसे भी तुम रो रही थी। सनम गुस्से के साथ ही, मेरे दर्द से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये दर्द, ये सब कुछ मेरा है। ये सुनते ही विध्वंस अपनी आंखें दिखाते हुए, नो नहीं, ये सब कुछ मेरा है और मुझे फ़र्क पड़ता है। ये बोलते ही सनम विध्वंस को घूरने लगी। विध्वंस खामोश होकर वह भी सनम की आंखों में देखने लग गया था। डॉक्टर सनम और विध्वंस को ऐसे देखते हुए, अगर यह आंखों में आंखें डालकर लड़ने का इरादा खत्म हो गया है, आप मियाँ बीवी मेरे केबिन से प्लीज़ बाहर चले जाए, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर विध्वंस और सनम गुस्से से चीखते हुए एक साथ, हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। डॉक्टर अपना कान पकड़ते हुए, माय फॉल्ट, समझ सकता हूँ, मेरी बीवी भी 1000 बार रोज कहती है वह मेरी वाइफ नहीं है, गॉड ब्लेस मी। विध्वंस बस वो वापस से सनम को उठाने आगे बढ़ा। सनम अपना हाथ आगे करके, अपने पैरों पर जा सकती हूँ। विध्वंस गुस्से के साथ ही, शट अप, अगर यह कर पाती तो दर्द से रो नहीं होती। ये सुनकर सनम विध्वंस को एक बार फिर से घूरने लगी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सनम को चेक कर लिया था। सनम की तरफ देखते हुए, इंजरी बहुत ज़्यादा है, हमें खास ख्याल रखना होगा, जैसे भागना या और कुछ एक्सरसाइज, साथ में ऑइंटमेंट और फिलहाल प्रिक्यूएशन मैंने दे दिए हैं। आपकी बेटी भी अब ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ भी जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आप उनकी केयर करें तो। ये सुनकर सनम डॉक्टर को घूरते हुए उसने झट से मेडिसिन की लिस्ट छीन ली और बड़बड़ाते हुए, ठीक तो बाद में मैं होगी, पहले ये लिस्ट और बिल, उफ, ये बिल देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। तभी डॉक्टर ने विध्वंस के आगे के पर्दे को खींच दिया और कहने लगा, 1 मिनट में अभी आपकी कमर पर कुछ ऑइंटमेंट के साथ थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी होगी, हल्की खरोंचें भी लगी है। सनम अंदर ही डॉक्टर से अपना हाथ छुड़ाते हुए, पर यह सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, और आपको एक्स-रे के लिए किसने बोल दिया, और इतनी सारी दवाएं, ये एक ऑइंटमेंट से भी ठीक हो जाता। ये सुनकर डॉक्टर सनम को देखने लगा। वही सनम का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। डॉक्टर तुरंत सनम घूरते हुए, पर आपको अभी प्रिकॉशन की ज़रूरत है, कहते हुए डॉक्टर सनम की कमर की तरफ बढ़ा। वही बाहर विध्वंस अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा। वो बार बार पर्दे को देख रहा था। वो गुस्से आगे बढ़ा और झटके के साथ ही पर्दे को पकड़कर खींच दूर फेंक दिया। वही अंदर डॉक्टर ने अभी सनम के शॉट को हल्का हटाया ही था। डॉक्टर ऐसे विध्वंस को देखकर, मिस्टर ये आप क्या कर रहे हैं। विध्वंस गुस्से के साथ, तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो, लीव हर, मेरी वाइफ है, यह मैं खुद कर लूँगा डॉक्टर, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर विध्वंस को देखने लगा था। वही सनम विध्वंस को देख रही थी और शॉक्ड हो चुकी थी। ये शख्स क्या बोल रहा है। सनम धीरे से, मिस्टर सिंघानिया, खुद को सच में मेरा हस्बैंड तो नहीं समझने लगे ना, यह क्या हरकत है। एक तो पहले ही आपके चक्कर में इतने सारे टेस्ट, इतने सारे बिल, अब मेरा हस्बैंड का बिल मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। विध्वंस सनम की बातों का जवाब देने के बजाय डॉक्टर को अभी तक घूर रहा था। वो सख्त होकर, बाहर जाओ राइट नाउ। डॉक्टर विध्वंस को ऐसे देखकर, क्या मुसीबत है, इतने ही पोसेसिव है अपनी वाइफ के लिए तो हॉस्पिटल लेके क्यों आए, कहते हुए डॉक्टर मुंह बनाकर अपने ही केबिन से बाहर निकल गया।
सनम विध्वंस को ऐसे देख दूर हटे, आप पूरी तरह पागल हो गए हैं। पर विध्वंस सनम से दूर हटने की बजाय उसने सनम के शॉट को हटा दिया। सनम गुस्से से विध्वंस को घूरने लगी। ये तभी सनम के कमर पर विध्वंस के हाथ महसूस हुए। सनम के होठों पर खामोशी छा गई। उसकी आंखें और बड़ी हो गई और नजरें विध्वंस के सिल्वरिश आंखों में जम गई। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Rebirth for My Revenge.